हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो कई दिन पहले मैंने लिया और उसके कई दिन बाद आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूं। और हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें कैपेसिटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स वो हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमने साथ में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैपेसिटेंस। व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम स्टार्ट करेंगे इसको। लेट से हमारे पास वी हैव अ बकेट ऑफ वाटर, वी हैव अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। लेट से दिस इज द बकेट। हम क्या करते हैं, इसमें पानी डालना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एडिंग वाटर इनटू दिस बकेट, ठीक है। डाल रहे हैं। लेट से दिस इज द एज। हमने इसको फुल भर दिया। अब मैंने रोक लिया, पानी डालना इसमें बंद कर दिया, ठीक है। क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी वाटर इसके अंदर आने की, या हम कहें जितना इसका वॉल्यूम था उसके अंदर वाटर फिल हो गया। अब इसके अंदर हम फर्दर अगर और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो वाटर अगर हमने डाल दिया तो वाटर हमारा बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात पता आप लोगों को, सिंपल बात है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस बकेट की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर वाटर आ गया। जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो वाटर क्या हो गया, हमारा बाहर जाने लग गया, ठीक है, मतलब बाहर गिरने लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी और कैपेसिटी ही नहीं है वाटर को स्टोर करने की। सेम वे में हम कैपेसिटेंस को समझेंगे। लेट अस से वी हैव अ कंडक्टर। हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। लेट अस से और स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक। अगर हमको पता है इस बात का, भाई अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो अगर हम उसको चार्ज दें, हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर वो चार्ज आ गया, हमने कुछ चार्ज दिया इसको। लेट अस से स्टार्टिंग में 1 कूलम चार्ज दे दिया, इसकी सरफेस के ऊपर आ गया। वो उसके इनसाइड नहीं जाता, क्यों, क्योंकि हमको पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। और हमको ये भी पता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में, इंटीरियर में एक्सेस चार्ज हमारा 0 होता है। तो इसके इनसाइड चार्ज नहीं जाएगा, ये जो सरफेस है इसकी सरफेस पर चार्ज फैलने लग जाएगा, ठीक है। पहले मैंने 1 कूलम चार्ज दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कूलम और चार्ज दे देता हूँ प्लस, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं क्या करता जाता हूँ, चार्ज को बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब कंटिन्यूसली मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा, सेम केस, जैसे वाटर यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है ना, चार्ज यहाँ से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, हम इसको चार्ज देने की ट्राई करेंगे बट ये अपने ऊपर और चार्ज नहीं ले पाएगा, ये अपने ऊपर और चार्ज नहीं ले पाएगा। अब इसने जितना चार्ज अपने ऊपर लिया उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। किसको, क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये कंडक्टर चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर रहा है। और कब तक स्टोर करेगा, जब तक इसकी जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टोर करेगा, ठीक है। अब एक प्रोसेस होती है हमारी आयोनाइजेशन। उस प्रोसेस के बाद जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, हम यहाँ पर और चार्ज ऐड नहीं कर सकते, आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद इसके ऊपर अगर यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो हम और चार्ज ऐड नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखो होगा कैसे। यहाँ पर हमको पता है भाई, हम इसके ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फील्ड बढ़ती जाएगी। मतलब ये पता है ना, फील्ड क्या होती है, ये चार्ज है, चार्ज के अराउंड का वो एरिया जिसमें इस चार्ज को एक्सपीरियंस किया जा सके। मतलब यहाँ पर अगर मैं इस चार्ज के चारों तरफ किसी और चार्ज को लेकर आऊँगा तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। किसके कारण, इस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चार्ज देता जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हमको पता है भाई ये कंडक्टर मैंने यहाँ पर रख दिया, मान लो हाथ में कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या है, बता सकते हो, कुछ भी नहीं है, बट एयर तो है ना, एयर। अब एयर के अंदर हमें पता है बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं अलग अलग गैसेस के, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे क्या है यहाँ पर, एटम्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है इस कंडक्टर पे चार्जेस बढ़ने की वजह से इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि हमको पता ना, इलेक्ट्रॉन जो एटम है, ये एटम्स दिखा दिए मैंने, इनमें क्या होता है, एटम्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ये
कंडक्टर की फील्ड है वो क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब फोर्स लगाएगी, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है ना, तो भाई एक तो इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक तो इसकी फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, दूसरा इन दोनों के बीच में फोर्स है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तो फोर्स ये हो गया। ठीक है, दूसरा फोर्स हम कहें, दूसरा फोर्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इस चार्ज कंडक्टर की, इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ वो कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, किसके बीच में, इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। दोनों एक दूसरे को 10 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज था, मैं कहूँ अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चार्ज था, लेट अस से वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। ठीक है, तो 10 न्यूटन से तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 1 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, इसको यहाँ से अपनी तरफ एक तरह से मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बट 10 न्यूटन ज़्यादा है और 1 न्यूटन कम है, तो ये यहाँ पर नहीं जाता बाहर। अब क्या होगा, अब होगा क्या, हम यहाँ पर चार्ज को बढ़ाएंगे। लेटर से हमने फोर्स कर दिया 2 न्यूटन, अब भी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, तो होगा क्या, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे एक स्टेज आ जाएगी 10 न्यूटन। मतलब इसकी वजह से जो इसका चार्ज हो गया, इसकी वजह से जो फील्ड है वहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर, तो 10 न्यूटन का यहाँ 10 न्यूटन का इक्वल। अब यही प्रोसेस है भाई, जब ये इसकी वजह से जो फोर्स है और इसके वजह से जो फोर्स है दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने मान लिया दोनों कितने हो गए, 10 न्यूटन का फोर्स दोनों के ऊपर लग गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर और चार्ज रख देता हूँ फिर क्या होगा, लेट अस से हमने यहाँ पर कर दिया फोर्स ग्रेटर देन 10 न्यूटन, ग्रेटर देन 10 न्यूटन कर दिया। ग्रेटर देन 10 न्यूटन करते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब की बार ये वाला फोर्स है जो इसको बाहर निकाल रहा था वो ज़्यादा हो गया और ये कम रह गया। 10 न्यूटन से ज़्यादा होते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज या हम कहें पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो एयर है उसके जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम कितना और चार्ज डालेंगे ना, वो चार्ज ये अपने ऊपर लेगा ही नहीं, वो चार्ज अपने ऊपर लेगा ही नहीं आयनाइजेशन के बाद। यही प्रोसेस हमको समझनी है। ठीक है, कि जैसे ही आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन के बाद इसके ऊपर जो चार्ज डालेंगे ना हम, इसके ऊपर जो चार्ज डालेंगे वो ये अपने ऊपर स्टोर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये आयनाइजेशन होते ही इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुए तो एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आयनाइज हो जाए। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो हमने मान लो जो 10 न्यूटन फोर्स था पहले हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 न्यूटन हो गया था। अब मैंने फोर्स को बढ़ाया, मान लो 11 न्यूटन तक मैंने फोर्स को बढ़ा दिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात क्लियर है। अब जो मैंने चार्ज इसको दिया था ना, जिससे फोर्स यहाँ पर 11 न्यूटन हो गया, वो चार्ज हमको यहाँ पर अपीयर हो रहा है, और ये जो फोर्स बन जाते हैं ना वो सिर्फ 10 न्यूटन की हमको बच जाती है। क्योंकि जो हम चार्ज दे रहे हैं, जो 11 न्यूटन फोर्स कर रहा था, उसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और यहाँ पर ये चार्ज हम अपीयर हो गए। इसका मतलब जो हम चार्ज दे रहे हैं ना 10 न्यूटन से ज़्यादा, इनडायरेक्टली वो हमको यहाँ पर अपीयर हो रहा है बाहर। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, पानी हमने डाला तो इसके अंदर है लेकिन बाहर निकल गया। जैसे बाल्टी भरी हुई है, फिर भी अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो बाहर निकल जाता है ना। तो सेम काम यहाँ पर हमने इसके अंदर चार्ज डाला, 10 न्यूटन से उसने 11 न्यूटन फोर्स किया, और साथ में यहाँ पर बाहर निकल गया। मतलब जो फोर्स था फिर से कितना रह गया, 10 न्यूटन। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इतना ही चार्ज स्टोर करने की है जो 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर सके। समझ रहे हो, जो 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर सके। मेरी बात क्लियर है। सो आयनाइजेशन होने के बाद इसके ऊपर और चार्ज हम नहीं डाल सकते। यही क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है। यही क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है। मेरे ख्याल से कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अपने ऊपर जितना चार्ज यहाँ पर स्टोर किया,
इसने अपने ऊपर जितना चार्ज यहाँ पर स्टोर किया, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एक कंडक्टर की वो एबिलिटी जो क्या करती है, ये बताती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या होती है, उसकी कैपेसिटेंस होती है। अब एक बात और देखो भाई, यहाँ पर एक बात हम क्या देख सकते हैं, हम जैसे जैसे हमको पता है ना पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल होता है, Q/4πε0R। ये हमारी क्या होती है, पोटेंशियल होती है, V = Q/4πε0R। अब मैं यहाँ पर जो ये चार्ज है, इस चार्ज को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। क्या करता जा रहा हूँ? लगातार इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल भी हमारा इसका बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो Q है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। Q है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे हमने चार्ज बढ़ाया वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहां से जो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं C, एंड दिस C इज कैपेसिटेंस। दिस C इज कैपेसिटेंस। ठीक है, सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? यहां से हम कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं, जो C होगा हमारा क्या होगा, Q/V। तो हम यहां से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को? कैपेसिटेंस इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल रेजेस। मतलब जितना चार्ज दिया डिवाइड बाय जितनी उसकी पोटेंशियल बढ़ गई, वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस होगी। सपोज V = 1 वोल्ट। अगर V हमारा 1 वोल्ट हो गया तो C किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा Q के। मतलब कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन which raises its potential by 1 volt. Capacitance is numerically equal to the charge given which raises the potential of conductor बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो भाई जो कैपेसिटेंस होगी न्यूमेरिकली इक्वल हमारे किसकी होगी, चार्ज की होगी। कब? जब हमारा चार्ज जितना हम दे रहे हैं वो कितनी पोटेंशियल रेज कर दे, 1 वोल्ट से इसकी पोटेंशियल को बढ़ा देगा, तो वो क्या होगी, हमारी कैपेसिटेंस होगी। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर है अब। ठीक है, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? नाउ हाउ कैन वी डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है, और वोल्ट पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। सो वी कैन से दैट इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारी कूलम पर वोल्ट। और इसका जो नाम है वो है भाई फैराड। क्या बोलते हैं इसको, फैराड। ठीक है, तो अगर हमको 1 फैराड कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगी, जब हमारा चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा, और पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। So charge is capacity is said to be, or capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb charge raises the potential of conductor through 1 volt. We can say that capacitance is said to be 1 volt, 1 farad, sorry, 1 farad when a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt. So this is the definition of 1 farad. मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। हमारे पास जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई फैराड। ठीक है, अब कुछ और यूनिट्स और होती है इसकी, जैसे माइक्रो। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, हमको क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, लेट अस से हमने इसको कुछ चार्ज दिया हुआ है जो इसके ऊपर फैल गया है अच्छे से। ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज आर। आर क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, तो हमको पता है ना पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल होगा,
क्यू अगर हम ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो बात हमको पता है। अब जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाई वी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे हमने कहा भाई जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हमने एक रिलेशन और पढ़ा हुआ है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई। ये पढ़ा है ना हमने, कौन सा लॉ है ये, ओम्स लॉ है। आगे भी आएगा सेकेंड यूनिट में, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेम वे में यहाँ पर देखो कुछ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से R इज इक्वल टू V बाई आई, यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V। तो कुछ सिमिलरिटी सी है इस रिलेशन में। ये हमारा कैपेसिटेंस और ये हमारा रेजिस्टेंस, नाम भी थोड़ा सा। अब एक चीज और आएगी हमारी इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस है ना, ऐसे ही इंडक्टेंस। अब कैपेसिटर किस कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। और चार्ज क्या है, चार्ज एक तरह की एनर्जी है। चार्ज क्या है, एक तरह की एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब किसी और चार्ज को हम लेकर आते हैं उसके पास, तो हमको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब जो चार्ज है जो स्टोर कर रहा है कंडक्टर, किसकी फॉर्म में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कर रहा है। किसकी फॉर्म में कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कर रहा है। सो वी कैन से कंडक्टर स्टोर्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। जो हमारा इंडक्टेंस आएगा 4th यूनिट में, ये हमारा मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और जो कैपेसिटर है, जो हम पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक है हमारा, जो हम फैन वगैरह में यूज करते हैं, व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैपेसिटर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इन तीनों से हम एक सर्किट बनाने वाले हैं 4th यूनिट में, जिसका क्या नाम है, LCR सर्किट। ठीक है, उसको वहीं पर पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कैपेसिटेंस कितनी हो गई, Q बाई V। तो V की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो C किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, Q ओवर, इसको रखेंगे Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो C क्या हो जाएगा हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मीन्स कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अर्थ की कैपेसिटी निकाल ले, अर्थ भी तो स्फेरिकल है ना। अर्थ हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो C हमारा किसके इक्वल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मीटर। और हमको पता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों की वैल्यू जब यहाँ पर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो C आ जाता है हमारा 711 माइक्रोफैराड। मतलब ये जो कैपेसिटी है ना, ये जो कैपेसिटी है किसकी आ गई, अर्थ की। मतलब अर्थ हमारी कितनी बड़ी है जी, इतनी रेडियस हमारी मतलब है अर्थ की, इतनी ज़्यादा रेडियस है 6400 किलोमीटर, और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 711 माइक्रोफैराड। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। हम इसको लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁶ फैराड। और हमने 1 फैराड को डिफाइन किया है, 1 फैराड इज 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। अब यहाँ पर अर्थ इतना बड़ा स्फीयर, उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी सी, नेगेटिव पावर 10⁻⁶। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटी है वो, उसकी जो यूनिट है 1 फैराड, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी इतना बड़ा स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी इतनी कम है। तो हमारे पास तो अर्थ जितना तो हम स्फीयर भी नहीं बना सकते, अर्थ जितना हम स्फीयर नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर बना भी देंगे तो 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटी होगी, और माइक्रोफैराड मतलब थोड़ी सी कैपेसिटी हुई। समझ रहे हो ना बात को। इसीलिए जो कैपेसिटेंस है या फिर हम कैपेसिटी है उसको हम स्मॉल यूनिट्स में यूज़ करेंगे, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड, इसमें यूज़ करते हैं हायर यूनिट्स। क्योंकि 1 फैराड है जो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है 1 फैराड की, इसलिए माइक्रो, पिको और नैनो में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अर्थ कैन स्टोर अ चार्ज विच कैन क्रिएट अ कैपेसिटेंस ऑफ 711 माइक्रोफैराड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर। जब तुम बेसिकली बोलते हो फैन वगैरह में ऐसा ऐसा नहीं होता वाइट कलर का, ठीक है वो। अच्छा, जो हमारे DSLR कैमराज हैं या फिर फ़ोन हैं, इनमें LED फ्लैश लाइट होती है, एकदम से ज़्यादा रोशनी देती है जब फोटो उतारते हैं, तो क्यों देती है, फ़ैन है एकदम से क्यों चलता है,
ठीक है। कई बार फैन हमारा स्लो पड़ जाता है तो हम उसमें कंडेंसर लाते हैं वाइट कलर का और वो लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।